हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिशन 100 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं फंक्शंस के बारे में। जब हम चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में जिसे हम डिफरेंशिएट करते हैं या कर रहे हैं वो फंक्शन है क्या। इससे पहले हम चैप्टर 1 ऑफ 12th क्लास एंड चैप्टर 2 ऑफ 11th क्लास में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन तब हमें फंक्शंस की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। तब हम फंक्शन को एज अ टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पर हमें इसका यूज़ नहीं पता होता। लेकिन हम जब चैप्टर 5 में पहुंचते हैं, जब हमें वहां डिफरेंशिएशंस करने होते हैं, तब हमें समझ आता है कि एक्चुअली में फंक्शंस को हमें वाइडली पढ़ना कितना जरूरी है। तो आज मैं आपको फंक्शंस के बारे में एक्सक्लूसिव नॉलेज दूंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस कितने तरह के होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज अ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ द फंक्शन। मान लीजिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ यहां पर क्या है? एफ आपका एक फंक्शन है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x को मैं यहां पे क्या कहूंगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y मेरे लिए क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको शुरू कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो फंक्शन x और y के बीच में एक स्पेशल रिलेशन होता है, एक इस तरह का स्पेशल रिलेशन जो इंडिकेट करे कि x की वैल्यू पुट करके हमें क्या मिलेगा। तो x इंडिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि हम x को पुट करते हैं, और y डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि y हमें कैलकुलेट होता है फंक्शन से। तो एनी रिलेशन बिटवीन x एंड y इज अ फंक्शन बट विद स्पेशल कंडीशन। और वो स्पेशल कंडीशन क्या होती है कि x की कोई वैल्यू पुट करके y की एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। किसी किसी रिलेशन में, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन x एंड y में क्या होता है कि x हम एक पुट करते हैं तो y के दो वैल्यूज आ सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मेरे पास y इज इक्वल टू रूट एक्स है। अगर मैंने इसमें x की वैल्यू 4 पुट कर दी तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस माइनस 2। तो अगर मैं डिफाइन करूं कि क्या ये फंक्शन होगा, तो नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस पे कंडीशन लगा दूं तो ये फंक्शन बन सकता है। यानी जो कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन जो शुरुआत में फंक्शन नहीं है उसको हम फंक्शन बना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जहां से बिलोंग करता है उसे बोलते हैं डोमेन, यानी द सेट फ्रॉम विच x बिलोंग्स टू इज कॉल्ड डोमेन। इसी तरह जहां से y बिलोंग करेगा या y की वैल्यू कैलकुलेट होती है, देखिए y बिलोंग करेगा तो उसको कोडोमेन बोलेंगे, और कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ y इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज और कोडोमेन में एक डिफरेंस होता है जो आपको क्लियरली समझ आना चाहिए कि अ सेट फ्रॉम विच y इज टेकन फ्रॉम, या y जहां से बिलोंग करेगा वो कोडोमेन, x जहां से बिलोंग करेगा वो डोमेन। अब y के सारे वैल्यूज आएंगे ये जरूरी नहीं है, तो जो जो वैल्यूज आते हैं उस कलेक्शन को हम रेंज कह देते हैं। खैर ये तो शुरुआती बात हो गई। सवाल ये है कि अगर फंक्शन नहीं है कोई तो उसको फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया y कहां से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं बात करूं y इक्वल टू रूट एक्स के बारे में, तो अगर मैं यहां पे y को रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि y कैन हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, तो x को 4 पुट करके फिर मेरे पास सिर्फ +2 ही आएगा। तो आपने देखा कि मैंने y को जैसे ही रेस्ट्रिक्ट किया, x की एक वैल्यू पुट करके फिर y की एक ही वैल्यू आ रही है, तो अब ये फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन फंक्शन बन जाता है अगर हम उसमें कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें। तो दिस इज द मेथड टू मेक एनी मैथमेटिकल रिलेशन इनटू फंक्शन। बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो हमारे पास मोटे तौर पे 5 तरह के टाइप्स होते हैं फंक्शंस के। कौन कौन से? पहला होता है इनवर्स फंक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन? पहले हम इनवर्स वर्ड का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स। देखिए सपोज करें कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन है
जिसमें हमें x पुट करके y मिलता है। इसी तरह मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है g, जिसमें y पुट करके x मिला। ध्यान से समझिएगा, पहले फंक्शन में x पुट करके y मिला और दूसरे फंक्शन में y पुट करके x मिला। तो यहां पर हम कहेंगे कि g f का इनवर्स फंक्शन है। आपको इनवर्स की डेफिनेशन क्लियर हुई कि अगर f में x पुट करके y मिलता है और g में y पुट करके x मिलता है तो f इनवर्स ऑफ g या g इनवर्स ऑफ f हम कह सकते हैं। सपोज करें, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन x। अगर मैं x यहां पे बात करूं कि x क्या है, तो x मेरा एंगल है, ये एंगल हुआ जो हम इसमें पुट करते हैं और ये वैल्यू हुई जो हमें मिलती है। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल पुट करके वैल्यू मिलती है। अब मुझे अगर वैल्यू पुट करके एंगल चाहिए तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स बनेगा वो ये होगा साइन इनवर्स y। इसमें मुझे y वैल्यू पुट करके एंगल x मिल जाएगा। तो इस तरह से इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल में भी होते हैं, ट्रिगो में भी होते हैं, पॉलिनोमियल में भी होते हैं और इनवर्स में भी होते हैं। सभी का नेचर जैसे अलग अलग होता है तो उस हिसाब से वो हमें कैलकुलेट करना होता है। अब वो कैसे बनते हैं इसके बारे में हम सीखते हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। दूसरे फंक्शंस होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन जिन्हें बोलते हैं, ये होते हैं एक्स वाले फंक्शन। जैसे कि एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास हो जाता है कि भाई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये एक लीनियर फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये क्यूबिक फंक्शन हो गया। तो जो सिर्फ x पर डिपेंड करने वाले फंक्शन है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है कि जिसमें x रूट में ना हो, x की पावर जो है कंप्लीट नेचुरल नंबर होना चाहिए, रेशो में नहीं होना चाहिए, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तब उन्हें पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ इन्हें डिस्क्राइब कर रहा हूँ अलजेब्रिक फंक्शन। जब मैं पोलिनोमियल कहता हूँ तो सिर्फ वो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से इस तरह से क्रिएट होकर आते हैं। लेकिन जब हम अलजेब्रिक कहते हैं तो उसमें रूट एक्स भी आ जाता है, उसमें y इज इक्वल टू 1/x भी आ जाता है और x की पावर कोई नेगेटिव नंबर भी आ जाती है, x की पावर रेशो में भी आ जाती है। तो ये सब मिला के अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तीसरे फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स और कोसेक एक्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फिर इनके कॉम्प्लिकेशंस, इनकी कंपोजिशन से जो बनते हैं उनको हम आगे पढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक नई चीज है जो स्टूडेंट्स को कई बार समझ नहीं आती कि हमने सीधा इसका यूज कर देते हैं डिफरेंशिएशन में, लेकिन ये होता क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके सामने एक फंक्शन है a की पावर x इज इक्वल टू y, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं कि 2 की पावर 3 8 है, तो 2 यहां पे क्या हो गया, 2 यहां पे हो गया बेस, 2 यहां पर बेस हो गया और 3 पावर हो गई। तो जब हम पढ़ते हैं कि एक बेस और एक पावर, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो a यहां पर बेस है, x पावर है, a की पावर x इज इक्वल टू y हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। a कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह के फंक्शंस जहां पे बेस कांस्टेंट हो और पावर वेरिएबल, a क्या है, कांस्टेंट नंबर, a बेस कांस्टेंट, कांस्टेंट बेस, और x क्या है, x है वेरिएबल, वेरिएबल पावर। तो आप समझिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि जहां पर बेस कांस्टेंट हो जाए और पावर वेरिएबल हो जाए, इस तरह के फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसमें एक फंक्शन और आता है e की पावर x, यहां पे इसको भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, लेकिन याद रखिए e जो होता है वो नेचुरल बेस कहलाता है। इसकी एक वैल्यू फिक्स होती है, इसके बारे में फर्दर हायर क्लासेस के में पढ़ाया जाता है। इसकी वैल्यू 2.7183 फिक्स होती है। कैसे निकलती है ये आप हायर कैलकुलस में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे ये समझना है कि e की पावर x ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e तो फिक्स है, e की जगह कुछ नहीं लिखना हमें, जहां e है वो e रहेगा।
लेकिन ए कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है। तो जहां भी 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स आएगा तो हम उसको यहां से कंसिडर करेंगे। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद आता है लोगैरिथम फंक्शन। ये एक नया फंक्शन बच्चों के सामने होता है जिसके बारे में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में है क्या। तो मैं सबसे पहले आपको लोगैरिथम की डेफिनेशन लिख दूं कि लोग फंक्शन इज इनवर्स। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट इनवर्स फंक्शन बताया था कि कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो लोग फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन लोग फंक्शन होता है। कैसे होता है? तो हम डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन से चलते हैं जिसमें हमने जो शुरू में पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। तो मैं मान लेता हूं कि y इज इक्वल टू ए की पावर x हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें x पुट करके y मिलता है ए की पावर पे। ए हमें पहले से पता है। अब अगर एक फंक्शन मुझे मिले जिसमें y पुट करके x मिले तो वो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। लोग फंक्शन वही फंक्शन है, इसमें x इज इक्वल टू लोग y बेस a लिखा जाएगा कि लोग y पुट करके मुझे क्या मिल रहा है x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x पुट करके y मिला, लोग फंक्शन में y पुट करके x मिल गया। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन माने जाते हैं। तो अगर मैं इनको डिफाइन करूं तो इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब दूसरी बात यहां पे कि यहां a लिखा है, a यही बेस है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, इसलिए लॉग की वैल्यू कई बार हम कैलकुलेट करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे log 2 की वैल्यू 0.471 मिलेगी, कहीं पर आपको 0.39 मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि जो ये बेस है वो बदल जाता है। बेस बदल के log की वैल्यू बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है, लेकिन 4 की पावर 3 तो 64 होता है। तो जैसे बेस बदल रहा है तो y भी बदल रहा है, इसी तरह बेस बदलने पे log की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये डेफिनेशन थी लोग फंक्शन की। इसके अलावा लोग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको चैप्टर 5 में करने के लिए मिलेगी, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको ये प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर लोग m इंटू एन दो नंबर प्रोडक्ट में है तो इसको हम लिख सकते हैं, इनका कलेक्टिव लोग है तो सेपरेट लोग हो जाता है लोग m प्लस लोग n से। दूसरा कि लोग m अपॉन n अगर कहीं लिखा है और हमें इन्हें सेपरेट करना है तो हम इन्हें लिखते हैं लोग m माइनस लोग n से। तीसरा, अगर हमने कहीं लिखा है लोग m की पावर n तो हम इसको लिखेंगे n लोग m, यानी ये पावर आगे आ जाएगी। चौथा कि अगर कहीं लिखा है लोग m लेकिन बेस a, देखिए ये लोग m की पावर n है, ये लोग m बेस a है। तो जहां बेस होता है इसको हम सेपरेट कर देते हैं लोग m अपॉन लोग a में। तो ये कुल 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, इनका यूज होता है। कई बार क्या होता है कि हमने जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ लोग x, तो वो कितना होता है 1/x। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ लोग x बेस 7, तो वो इस फार्मूले से log x अपॉन log 7 कर दिया जाता है log x अपॉन log 7। तो ये फिर कांस्टेंट की तरह सेपरेट यूज होता है, log x का डेरिवेटिव आप ये लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव ये वाला तभी लगेगा या तो वहां कुछ ना लिखा हो बेस में या फिर e लिखा हो। अगर इसके अलावा कोई नंबर लिखा है तो वो आपको ऐसे सेपरेट करना पड़ेगा, तभी आप लोग का ये फार्मूला लगा सकते हैं। डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो फंक्शंस हमने अभी पढ़े इनके सेपरेट डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, लेकिन आगे चलकर ये फंक्शंस आपस में मल्टीप्लिकेशन में भी आ जाते हैं। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई में आ सकता है, रेशो में आ सकता है या कॉम्पोजिट होता है। अब जब प्रोडक्ट में आएंगे मल्टीप्लाई में तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, और अगर ये आपके रेशो में आएंगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लेंगे, लेकिन अगर ये कंपोजिशन में आएंगे तो इसमें चेन रूल लगाएंगे। अब बच्चों को कई बार प्रोडक्ट रूल समझ आ जाता है, क्वेश्चन रूल समझ आ जाता है, चेन रूल में वो प्रॉब्लम
फेस करते हैं। उसका सीधा रीजन ये है कि उन्हें कंपोजिशन के बारे में नहीं पता होता। तो अब मैं आपको बताता हूं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस के बारे में। मान लीजिए f(x) एक फंक्शन मेरे पास है sin x और g(x) एक फंक्शन है मेरे पास tan x। अगर मुझे कंपोजिशन करनी है तो कंपोजिशन में क्या होता है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में x की जगह रखा जाता है। यानी f के अंदर मैं अगर g की कंपोजिशन करूंगा तो इसे फोक बोलते हैं। यानी f के अंदर gx को कंपोजिट करना। तो f है मेरा sin x, तो sin x में x की जगह क्या हो जाएगा, gx यानी tan x। तो ये कंपोजिशन हो गई फोक में। इसी तरह गॉफ कंपोजिशन होती है g के अंदर fx। तो g के अंदर जब fx पुट करेंगे तो g हो गया हमारा tan और x की जगह हम पुट करेंगे fx जो कि है sin x। तो इस तरह से गॉफ हो गया tan ऑफ sin x। तो इस तरह के कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन जब मिलते हैं तो हम उन्हें चेन रूल से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इसमें कंपोजिशन कर सकते हैं फॉग के अंदर, जैसे h को कर रहे हैं तो फॉग यानी FOG sin tan x। साइन ऑफ tan के अंदर जो बाद वाले फंक्शन होते हैं वो अंदर होते हैं, जैसे f के बाद g है तो f के अंदर g है, फिर g के बाद h आया तो x की जगह, तो जो tan में हमारा x है उसके अंदर हम h की वैल्यू x की पावर 5 लिखेंगे। तो ये जो कंपोजिशन शो होगी ये होगी साइन ऑफ tan x की पावर 5। तो आपको ये देख के समझना होगा कि ये तीन फंक्शंस की कंपोजिशन है। जो बच्चे कंपोजिशंस को पहचान लेते हैं उनके लिए चेन रूल फिर डिफरेंशिएशन करना फिर इजी हो जाता है। जैसे अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बताऊं तो हमें कैसे डिफरेंशिएशन इसमें चेन रूल से करना होता है। चेन रूल ये कहता है कि जब आप सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर का पूरी कंपोजिशन एज इट इज रहेगी। यानी सबसे पहला इन तीनों में फंक्शन है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस। तो उस टाइम पे tan x की पावर 5 जो अंदर की कंपोजिशन है एज इट इज रहेगी, और फिर हम मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव करेंगे अंदर की कंपोजिशन का। जो अंदर की कंपोजिशन थी वो tan x की पावर 5 थी। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इस कंपोजिशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। कुछ बच्चे इसी कंपोजिशन के अंदर ही डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वो गलत होता है। एक एक फंक्शन की एक बार में डिफरेंशिएशन होगी। बाहर वाले फंक्शन की सबसे पहले डिफरेंशिएशन है, अंदर की कंपोजिशन एज इट इज रहेगी। फिर सेकंड फंक्शन है tan, उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। तो उसमें x की पावर 5 यानी जो h फंक्शन था आपका वो कंपोजिशन एज इट इज रहेगी। तो दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया और मल्टीप्लाई में लिख दिया जाएगा x की पावर 5 का डेरिवेटिव, यानी जो अंदर फंक्शन की कंपोजिशन है फिर उसका डेरिवेटिव होगा। फिर तीसरे स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कंपोजिशन को समझते हैं तो आपको उसके डिफरेंशिएशन करने का तरीका जो चेन रूल से हम फॉलो करते हैं वो भी समझ आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप किसी भी फंक्शन पर वो कंपोजिशन और वो डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर फंक्शन, आज का टॉपिक फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, टाइप्स ऑफ द फंक्शन एंड यूजिंग द चेन रूल इन डिफरेंशिएशन। तो आगे के वीडियो में मैं आगे के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस पे। टिल देन गुड बाय।